पलामू को देखें, पलामू में किन किन सीटों पर और वोटिंग परसेंटेज पर अगर गौर करें रंजन जी, तो क्या तस्वीर नजर आती है वहाँ? देखिए, अगर हम पलामू प्रमंडल की ओर चलें तो अगर हम डाल्टनगंज से शुरू करेंगे और अगर आप डाल्टनगंज में देखें तो पिछली बार 63.04% की वोटिंग हुई थी। इस बार कितना बता रहा है? 64.82% डाल्टनगंज में है, 64.82%। तो इसका मतलब है पिछली बार से डाल्टनगंज ने बेहतर किया है। तो यहाँ पर जो है चूंकि वोट अगर अभी 64.82 है मनीष, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आखिरी आंकड़े आएंगे तो इसमें 2-3% का और इजाफा होगा। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि ये 67 के पास पहुंच जाना चाहिए। तो ये अच्छी वोटिंग है डाल्टनगंज में, जबकि वो शहरी इलाका है, आमतौर पर कम वोटिंग होती है, लेकिन इस बार जो है वो अगर 67% के आसपास तक पहुंच सकती है तो इसे अच्छा माना जा सकता है। अब ये किस वजह से हुआ है ये जानना भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है और यहाँ पर बीजेपी के आलोक चौरसिया हैं जो जीत की हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं। इसके अलावा KN त्रिपाठी हैं जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार के और पिछले कई बार से वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 2009 छोड़कर उन्हें सफलता मिली नहीं है। लेकिन इस बार जो दिलचस्प प्रत्याशी आए, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो परसेंटेज बढ़ा है ये इशारा कुछ कर रहा है क्या? ये इशारा कर रहा है कि यहाँ जो तीसरा कोण है उसने पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा है। और जो सूचना मुझ तक पहुंची है और जो बातचीत हुई है, तो जो कुछ इलाका हैं शहर के वहां पर जो ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट करते हैं, कुछ ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई, उनका वोट जो है वो दिलीप सिंह नामधारी की तरफ गया है। खास करके वो नावाटोली, बिलवाटिका का जो इलाका होता है, चर्च रोड, ये इन जगहों पर जो है वो आपको वोट जो है दिलीप सिंह नामधारी को गया है। इसके अलावा उन्होंने जो है ब्राह्मण वोटों में भी सेंधमारी की है, उसका भी एक हिस्सा जो कि मुस्लिम वोट भी चला जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पर संभावना मतलब कुछ लोगों ने बताया कि कुछ वोट वहां पर उन्होंने अल्पसंख्यक वोट भी हासिल किए हैं। और चूंकि नामधारी जी की एक अपनी छवि है तो और इस चुनाव में उन्होंने बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया था, काफी मेहनत की थी, इतनी उम्र होने के बाद भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती, इसके बावजूद भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से दिलीप सिंह नामधारी के लिए प्रचार किया है। तो एक उनका भी फेस वैल्यू जो वहां था उस पर उन्हें वोट मिला है। लेकिन इस आधार पे आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि अगर आप आलोक चौरसिया की बात कीजिए तो उनकी गिनती भी 15-20 हजार वोटों से ही शुरू होती है, क्योंकि जो उनका इलाका है वहां पर और जो बरई वोटों का एक बड़ा तबका है वो पूरा का पूरा जो है वो आलोक चौरसिया को ही जाता है। और इसके अलावा जो बीजेपी के कैडर वो हैं या जो बीजेपी के कैडर वोटर कह लीजिए, इस तरह के भी लोग हैं, वो बीजेपी को वोट करते ही हैं। इसके अलावा योगी की सभा वहां पर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि राजपूतों में कुछ नाराजगी थी, क्योंकि कुछ एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो भाजपा से टिकट की उम्मीद में थे, तो उनको भी लगता था कि हाँ वो नाराजगी दिख रही थी। लेकिन योगी की सभा एक टर्निंग पॉइंट वहां पर साबित हो सकती है, क्योंकि अगर राजपूतों ने बीजेपी को ही वोट कर दिया होगा तब तो वो पूरी तरह से मुकाबले में रहेंगे। तीसरी तरफ अगर आप KN त्रिपाठी की बात कीजिए तो ब्राह्मणों का बल्क में वोट उनको मिला है, जो बड़ा हिस्सा है वो उनके पास गया है। कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट है वो तो जाता ही है, और साथ ही साथ जो है मुस्लिमों का बड़ा चंक KN त्रिपाठी की तरफ ही गया हुआ जान पड़ता है, जो सूचना मिल रही है। तो एक तरह से बिल्कुल कंप्लीट ट्रायंगुलर फाइट आप कह सकते हैं, और इस मुकाबले में बाजी किसी के भी हाथ लग सकती है। जीत हार का मार्जिन जो है वो थोड़ा कम होगा पिछली बार की तुलना में। बाकी सीट पे देखें लगभग 60% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई है, तो यहाँ का मुकाबला भी त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा था।
फिलहाल ये जो पिछली बार से अगर तुलना करें तो क्या नजर आता है कि अगर हम पाकी की बात करें तो यहाँ इस बार कितना वोट प्रतिशत है? लगभग 60% के आसपास है, 60% के आसपास है। तो ये पिछली बार से कम है। ये पिछली बार यहाँ पर 65.13 है अभी पाकी में। हाँ, तो 65.13% है। तो ये ऑलमोस्ट पिछली बार के बराबर हो गया। पिछली बार 66.68% था। तो इस लिहाज से देखें, और जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो 2-3% आमतौर पर हमने देखा है कि वो बढ़ जाता है। तो वैसी परिस्थिति में ऑलमोस्ट वही स्थिति रहेगी या उससे 1-2% ज्यादा जो है हो सकती है। तो पाकी में जो मुकाबला है यहाँ भी ट्रायंगुलर फाइट ही आप कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से जो है वो शशि भूषण मेहता हैं, अभी विधायक भी हैं, सिटिंग सीट है उनके लिए, और जो कांग्रेस से हैं वो लाल सूरज को टिकट दिया गया है, और बिट्टू सिंह का वहां से टिकट कटा था, विदेश सिंह के बेटे हैं, और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और मुझे लगता है कि बिट्टू सिंह जितना बेहतर करेंगे, लाल सूरज को उतनी परेशानी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मुमताज भी हैं, तो वो अपने हिस्से का वोट निकाल लेते हैं, कुछ अल्पसंख्यक वोट उनके पास भी चला जाता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि शशि भूषण मेहता जो हैं वो फिलहाल खुश दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अब आगे क्या होता है ये बातें बताना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक चीज हुई थी मनीष वहाँ पर खबर आई थी कि इनके खिलाफ, यानी कि पार्टी और भाजपा जो है शशि भूषण जी, इनके खिलाफ कुछ लोग वहाँ पोस्टरबाजी भी किए थे कि इनको टिकट न दिया जाए, यानी इनको टिकट मिलने के बाद तो काफी विरोध हुआ था। हालांकि बाद में शशि भूषण जी ने कहा था कि ये हमारे विरोधी हैं जो नहीं चाहते हैं। अब वो कहाँ गए खिसक करके, तो ये भी एक दिलचस्प हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें, अगर हम बात करें राकेश जी, पिछले बार जीत का अंतर रहा था 21.1% रहा था उनके जीत का अंतर, मतलब वोटिंग परसेंटेज उनके बात करें तो जीत का अंतर की मैं बात कर रहा हूँ, वरना जो वोट पड़े थे उनको 52.8% उनको वोट पड़े थे। तो ऐसे में इस बार क्या लग रहा है? और उस वक्त देवेंद्र कुमार सिंह थे कांग्रेस से, और 55,994 वो वोट पाए थे। और अभी आपने मुमताज अहमद की बात की, मुमताज अहमद खान जो है उस वक्त उन्होंने 9,419 उनको वोट मिले थे। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है इस बार जो जीत का अंतर है वो क्या, तो उसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है, जीत का अंतर ज्यादा होगा, या फिर लग रहा है कि इस बार थोड़ा फाइट टफ होने वाली है? देखिए, होता क्या है कि पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो जो लाल सूरज जो अभी कांग्रेस के टिकट पर हैं वो उनकी मदद कर रहे थे। तो जो लाल सूरज के समर्थक थे उन्होंने भी शशि भूषण मेहता को ही वोट किया था। लेकिन इस बार जब लाल सूरज अलग होकर कांग्रेस से लड़ रहे हैं तो वो अपने हिस्से का वोट लेकर निकल जाएंगे। लेकिन एक बात और भी है कि देवेंद्र सिंह को जो वोट मिला था लगभग 31.5% के आसपास, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा लेकर देवेंद्र सिंह निकल जाएंगे, क्योंकि जब वो निर्दलीय हो रहे हैं तो यहाँ 3 खाने में वोट गिर रहा है। तो हो सकता है कि उतने वोट शशि भूषण मेहता को ना आए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मार्जिन में फर्क हो सकता है, लेकिन सुखद स्थिति में मुझे लगता है कि वो होंगे। क्योंकि देखिए, मुमताज अहमद खान की भी बात कर लीजिए तो वो मजबूत कैंडिडेट हैं। अब विनोद सिन्हा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, अब वो क्या कोई सेंधमारी कर पाए हैं शशि भूषण मेहता के वोटों में? मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है जो जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार। हालांकि सब कुछ पता तो 23 नवंबर को चल ही जाएगा, लेकिन अभी देखकर लगता है कि एक ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर बनी है शशि भूषण मेहता और देवेंद्र कुमार सिंह और लाल सूरज के बीच में। देवेंद्र कुमार सिंह मतलब कि बिट्टू सिंह के बीच में, तो एक ट्रायंगुलर फाइट है। मुमताज जितना ज्यादा वोट लाएंगे, लाल सूरज की परेशानी उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। चलिए, और पलामू प्रमंडल की और भी कई सीटें हैं, उन पर चर्चा करते हैं। मनीष जी, बाकी जो सीट है छतरपुर, तो हम छतरपुर की बात कर लेते हैं। तो अगर हम छतरपुर पर आए तो वोट प्रतिशत जो 2019 में था वो यहाँ 61.83% था। तो इस बार कितना है?
छतरपुर में लगभग आंकड़े उसी के आसपास 60.88% वोटिंग। 60.88%। कोई बदलाव, कोई खास बदलाव नहीं हुआ। तब कोई खास बदलाव नहीं है और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट उसी के आसपास आंकड़ा आएगा, 1-2% का इजाफा होगा। लेकिन छतरपुर का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कई कोण जो है वो खुले हैं और ये उन 3 सीटों में है जहां पर कि फ्रेंडली फाइट की हम लोग बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस से राधा कृष्ण किशोर भी हैं और आरजेडी से विजय राम भी हैं और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ने वाली ममता भुइयां भी हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है। पुष्पा देवी बीजेपी के टिकट पर हैं। राधा कृष्ण किशोर के साथ एक बात जो रहती है, उनका इस क्षेत्र में जो है उनकी एक पहचान रही है और एक दिलचस्प आंकड़ा भी है कि हर अल्टरनेट इलेक्शन वो जीत जाते हैं। तो उस हिसाब से उनका टर्न आ रहा है। लेकिन क्या वाकई ये वोटों में तब्दील होगा? और अगर नहीं होगा तो फिर मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंडली फाइट है ना, वो उसमें कड़वाहट घोल सकता है। तो ये एक चीज जो है वो दिलचस्प होगी। हालांकि यहाँ पर देखें तो राधा किशोर ने पूरा जोर लगाया है और कोशिश की है कि वो बेहतर से बेहतर करें। लेकिन पुष्पा देवी का भी अपना एक यहाँ पर वोट बेस है और वो वोट बेस ही आपको बताता है कि पिछली बार वो यहाँ से 26,792 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी और लगभग 40% के आसपास उनको वोट मिले थे, 39.4% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर पिछली बार यहाँ से आरजेडी था और राधा कृष्ण किशोर आजसू से उस वक्त लड़ रहे थे। तो अब अगर आजसू के वोट वो राधा कृष्ण किशोर के वोट ना होकर आजसू के वोट हुए, तब तो पुष्पा देवी बहुत सुखद स्थिति में है। लेकिन अगर वो आजसू के वोट ना होकर सिर्फ राधा कृष्ण किशोर के वोट हुए, तो वो जो 10% है और उसके बाद जो वो अपना वोट कांग्रेस का इसमें जोड़ पाएंगे, तो एक फाइट आपको देखने को मिल सकती है। तो एक टफ सीट है। फैसला किस पक्ष में आता है बताना थोड़ा सा अभी मुश्किल जान पड़ रहा है, लेकिन है दिलचस्प। और यहां पर मैं बता दूं कि अगर इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ता है तो इसके लिए बीजेपी से ज्यादा वे खुद जिम्मेदार होंगे। चलिए अगली सीट पे भी चर्चा कर लेते हैं। विश्रामपुर है पलामू की प्रमंडल की एक और सीट। 62.63% मतदान हुआ है विश्रामपुर में। तो क्या विश्रामपुर की जनता बदलाव चाहती है? विश्रामपुर में किस तरह का फाइट नजर आया अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं? तो कैसा मुकाबला दिखा इसमें? विश्रामपुर के बारे में मनीषा जी आपने रिपोर्टिंग लगातार की है, क्या वहां पर सीन बनता है, क्या वहां समीकरण काम करते रहे हैं? देखिए मनीष जी, ये आपको बताऊं कि जो विश्रामपुर की अगर हम लोग बात कर लें तो आप तो ये जारी रहे कि जो रामचंद्र चंद्रवंशी हैं वहाँ से पिछले 2 टर्म से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं और इससे पहले भी वो 2 बार जो है यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो उनकी पकड़ वहाँ पर मजबूत है। लेकिन विश्रामपुर की समस्या ये भी रही है कि वहाँ पर डायरेक्ट फाइट जो है वो देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पर हम कहते हैं त्रिकोणीय चतुष्कोणीय, यहाँ पर उससे ज़्यादा कोण खुल जाते हैं। और इस बार भी अगर आप बात कीजिए तो रामचंद्र चंद्रवंशी बीजेपी के टिकट पर तो हैं ही, नरेश प्रसाद सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ भी फ्रेंडली फाइट है। और यहाँ पर सुधीर कुमार चंद्रवंशी जो हैं वो चुनाव जो है आपको लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। और इसके अलावा बीएसपी के राजेश मेहता हैं जो पिछली बार 2nd पोजीशन पर थे, तो उनको आप कमतर नहीं आंक सकते। और इसके अलावा आप देखिए जागृति दुबे यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इन्हें भी वोट अच्छा आने जा रहा है। और इसके अलावा अंजू सिंह है, पिछली बार इन्होंने भी 13% वोट लाए और इस बार वो समाजवादी भी कहा जा रहा था कि हुसैनाबाद पर चर्चा कर रहे थे रंजन जी, मुकाबला आप बता रहे थे और इस बार बसपा के कैंडिडेट भी बहुत मजबूती के साथ यहाँ मैदान में हैं। एक सवाल और इसमें हम भी जोड़ना चाहेंगे। देखिए पिछली बार कमलेश कुमार सिंह 41,293 वोट पाए थे। संजय सिंह यादव जो कि राजद से थे 31,444 वोट पाए थे। शेर अली जो कि उस वक्त बसपा के प्रत्याशी हुआ करते थे 28,877 वोट पाए थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रंजन जी तो हुसैनाबाद में भी बसपा का अपना एक होल्ड है और बसपा के अपने एक क्या नाम है जमीन तैयार है बसपा की, वहां पर अपना एक कोर वोटर है और ये नुकसान पहुंचा सकता है। और यही वजह है कि मायावती वहां आई और क्यों आई ये भी बता देता
मानता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के वोटों की हम बात करते हैं तो वो 34.79%, मतलब ऑलमोस्ट 35% के आसपास पहुंच जाता है। और जब इसमें कुशवाहा, शिवपूजन, मेहता ऐड ऑन होते हैं तो फिर जो आपको कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा का जो वोट होता है वो भी ऐड ऑन हो जाता है। तो एक बहुत अच्छी संख्या जो है वोटों की वहां पर बन जाती है। और इस बात को बीजेपी ने भी महसूस किया और यही वजह है कि हुसैनाबाद में चिराग पासवान की भी रैली लगाई गई और चिराग पासवान ने भी वहां रैली की। और जो एक यहाँ पर अंतर विरोध की बात आ रही थी कि यहाँ पर विनोद सिंह पिछली बार भी निर्दलीय लड़े थे, इस बार भी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। और निर्दलीयों में अगर कमलेश सिंह को कोई सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो वो विनोद सिंह ही पहुंचा रहे हैं। कर्नल संजय भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर चूंकि इसको मिनी चित्तौड़गढ़ कहते हैं हम लोग झारखंड का, तो यहाँ पर लास्ट में योगी आदित्यनाथ की सभा लगा दी गई। और जब योगी आदित्यनाथ की सभा लगी है उसके बाद क्या इंपैक्ट होता है, क्या राजपूत वोटर्स वापस कमलेश सिंह की तरफ आते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और विनोद सिंह कितना डेंट मार पाते हैं उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि यहाँ पर जो आरजेडी है, चूंकि हमने अभी तक उनका नाम ही नहीं लिया, संजय कुमार सिंह यादव की बात करूंगा, उनका इक्वेशन भी बहुत सही है। मुस्लिम 14.1 और यादव 7.8%, तो 22-23% का उनका वोट भी इंटैक्ट है। अब मुस्लिम एक तरफ आरजेडी की तरफ गए हैं या उसमें बसपा ने भी अपना हिस्सा निकाला है, ये देखना दिलचस्प होगा और परिणाम इसी पर निर्भर रहने वाला है। चलिए अगले पलामू की जो और सीट बची हुई है रंजन जी, अगर तो उस पर भी हम चर्चा कर लें, फिर अगले प्रमंडल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने डाल्टनगंज की बात कर ली, विश्रामपुर की बात कर ली, हुसैनाबाद की बात कर ली, छतरपुर की भी बात हो गई और एक बहुत ही हॉट सेट है गढ़वा की सीट जहां मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पर हैं और उनके सामने सत्येंद्र तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन टेंशन जो बढ़ाई है वो गिरिनाथ सिंह ने बढ़ाई है साइकिल पर चढ़कर, और वो परेशानी का एक सबब जो है वो मंत्री महोदय के लिए है। अब इसका कितना इम्पैक्ट हुआ है वो तो खैर 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए तो सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है पिछली बार उनको 34.66% और 44.46%, मतलब लगभग जो फर्क था दोनों के बीच में 9.80% का था। अब अगर इस गैप को पाटना है सत्येंद्र नाथ तिवारी को तो आपको करना क्या होगा कि जो 9.80% वोट है तो उसमें आधे से ज्यादा निकालना होगा। तो अगर 5% वोट मिथिलेश ठाकुर से अपने पाले में निकालने में सत्येंद्र नाथ तिवारी, परसेंटेज कुछ इशारा कर रहा है रंजन जी, जो 66.46% है, अगर ये बढ़ता है तो 67 तक जाएगा, तो ये परसेंटेज कुछ इशारा करता है कि ये बढ़ेगा तो खींच सका है, ये बढ़ेगा तो 68 तक जा सकता है। पिछली बार ये 65.66% था। तो पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई है। जब ज्यादा वोटिंग होती है तो कहने को तो ये भी कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से होती है, और कहने को ये भी कहते हैं कि अगर शहरी इलाके में वोटिंग थोड़ी ज्यादा हो तो बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी देखने की है कि ये गिरिनाथ सिंह का भी तो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि उनके आने से जो उनके वोटर्स जो बहुत चुनाव में सक्रिय नहीं रहते थे वो भी निकल कर आए हों गिरिनाथ सिंह को वोट करने के लिए। तो ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो साइकिल की वजह से बढ़ा है, कमल की वजह से बढ़ा है, या फिर जो मिथिलेश ठाकुर का दावा है कि उन्होंने विकास के बहुत सारे काम किए हैं, तो हो सकता है कि विकास के नाम पर भी लोग निकल कर आए हों और उन्होंने जो है तीर धनुष पर जो है वोट डाला हो। तो एक ट्रायंगुलर फाइट आप यहाँ पर देख सकती हैं। यहाँ पर हालांकि AIMIM के भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर, मोहम्मद नजीबुद्दीन खान, अगर उन्होंने खेल नहीं बिगाड़ा तो एक क्लोज फाइट यहाँ पर जो है वो देखने को मिलने वाला है। पिछली बार हुआ था ये, क्या नाम है, वीरेंद्र प्रसाद जो कि 10,638 वोट पाए थे और मोहम्मद नजीबुद्दीन खान जो है 6,231 वोट पाए थे, जो कि एक जो बीजेपी के लिए एक सरदर्द बन गया था और ये खेल बिगाड़ दिया, जो इससे बीजेपी का खेल काफी बिगड़ गया था पिछली बार चुनाव। नहीं, नजीबुद्दीन खान ने तो जो वोट लाए होंगे उससे बीजेपी को थोड़ी राहत मिली होगी, मुझे लगता है। इंडिया फोल्डर के ही वोट काटे होंगे उन्होंने। दिलचस्प बात है इस बार के चुनाव में साइकिल की सवारी करने वाले पुराने विधायक हैं। चूंकि साइकिल की बात हुई है तो मैं बता दूं कि उमा शंकर बरही से, तो हमने उनसे पूछा भी था
कि साइकिल की सवारी इस उम्र में, तो बड़ा दिलचस्प उनका जवाब था कि साइकिल की सवारी आप कभी भी कीजिए, बड़ा हेल्दी होता है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा ये है। तो अब यहाँ जो ये साइकिल की जो भी सवारी कर रहे हैं, अब ये इनके लिए कितना हेल्दी है और इंडिया गठबंधन और बाकी के लिए कितना अनहेल्दी होगा, ये दिलचस्प हो जाएगा। जो इंडिया गठबंधन का स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है ये साइकिल की सवारी जो है, जो लोग कर रहे हैं। हाँ, एक सीट इंडिया फोल्डर से हट सकती है जो सिटिंग सीट रही है। पलामू में कुछ और कहना है या फिर आगे बढ़े? एक भवनाथपुर की सीट बच गई। हाँ, ये भी बहुत हॉट सीट है। भवनाथपुर में पिछली बार 67.59% की वोटिंग हुई थी, इस बार 68.20 दिख रही है। अभी 5 बजे तक अब इसमें 1-2% बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ा ये बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। बिल्कुल, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है भानु प्रताप शाही और सामने छोटे राजा हैं, तो दोनों जो है इनकी एक पर्सनालिटी है। और मैं कह सकता हूं कि ये पर्सनालिटी क्लैश भी है अपार्ट फ्रॉम जो आप पार्टी जो एक दूसरे के सामने है। और पिछले कई चुनावों से हम लोग देख रहे हैं कि भवनाथपुर में आप देखिएगा कि भानु प्रताप शाही और जो छोटे राजा हैं अनंत प्रताप देव, उनके बीच मुकाबला होता आया है। और इस बार भी जो है स्थिति वैसी ही दिख रही है। फर्क ये है कि आमतौर पर भवनाथपुर में तीसरा कोण बनता था जो कि बीएसपी बनाता था, लेकिन इस बार भी बीएसपी से प्रत्याशी हैं, वहां पर पंकज कुमार हैं और यहां पर भी एसपी की साइकिल यहां पर भी है, उमेंद्र कुमार यादव यहां पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा था कि यहां पर आप देखिए कि जो बीएसपी को वोट पिछली बार मिले थे 22.28%, मतलब वो दूसरी पोजीशन पर थे और अनंत प्रताप देव तीसरी पोजीशन पर चल गए थे क्योंकि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस का प्रत्याशी चौथे स्थान पर था। यही वजह है कि कांग्रेस के हाथ से ये सीट चली गई। लेकिन तब जब बीएसपी की जो प्रत्याशी थी सोगरा बीबी थी और उन्होंने अल्पसंख्यक वोट में अच्छी सेंधमारी की थी, लेकिन सोगरा बीबी अब अनंत प्रताप देव के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं, चाहे सोगरा बीबी हो चाहे ताहिर अंसारी हो, दोनों जो है अनंत प्रताप देव के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो वो बीएसपी का खेमा थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है कि कमजोर पड़ा है और जो अल्पसंख्यक वोट जो पहले बट रहे थे आपको दो खेमों में, वो एक जगह कंसोलिडेट होगा अनंत प्रताप देव के पक्ष में। हालांकि बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई और भवनाथपुर का एक सबसे जो दिलचस्प है कि वो पर्टिकुलर एरिया है, किसी एरिया में आप जाए वहां पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर आप एक एरिया में जाइए तो सभी आपको अनंत प्रताप देव की तारीफ करते मिल जाएंगे, फिर किसी दूसरे एरिया में जाइए तो सब भानु प्रताप शाही कहते हुए मिल जाएंगे। तो अगर कोई 1-2 क्षेत्र गया हो, पता नहीं किस क्षेत्र में चला गया, तो अंदाज लगाना मुश्किल है। बहुत टफ फाइट है यहाँ पर, मुझे लगता है यही है कि लोकसभा जो चुनाव होता है वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, कई मुद्दे होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में पर्सनल कनेक्टिविटी जो कनेक्शन होता है मतदाता और उम्मीदवार के बीच, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। यही वजह है। लेकिन दिलचस्प ये बात है कि साइकिल की सवारी करने में ठीक है, जिनको टिकट नहीं मिला उमाशंकर वो चले गए, बाकी लोग, लेकिन बसपा हाथी भी चाल चल दी है, ये बड़ा दिलचस्प, ये सोचने वाली बात नहीं। और यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी ने भी जो चुनाव प्रचार किया है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ की सभा भी लगाई गई, चूंकि वो राजपूत वोटर्स को कंसोलिडेट करने की बात थी। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर यादव वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, लगभग 6.5-7% के आसपास यादव वोटर्स हैं, तो यहाँ पर दिनेश चंद निरहुआ को भी बीजेपी ने भेज दिया और वो भी यहाँ पर जाकर सभा कर आए हैं। तो एक मैंने कहा ना, इधर कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन सब जा रहे, प्रधानमंत्री की सभा गढ़वा में हो गई। तो इन सारी चीजों के जरिए जो है सीटों को साधने की कोशिश जो है वो एनडीए और इंडिया फोल्डर दोनों पक्ष से जो है वो दिखता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भवनाथपुर की सीट है वो नेक टू नेक सीट है, आप किसी को आप एज नहीं दे सकते अभी। जैसा मैंने कहा ना कि आप एक क्षेत्र में जाइए एक तरफ की हवा है, दूसरे क्षेत्र में जाइए दूसरे तरफ की हवा है, तो इसलिए इस क्षेत्र में अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि यहाँ टफ फाइट है। चलिए, पलामू प्रमंडल को हमने क्लियर कर लिया है। 2 सीट बच जाएंगे, मनिका और लातेहार। तो कोल्हान पर मैं आना चाह रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन भी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, पलामू प्रमंडल की सीटों पर हम चर्चा कर रहे थे, अब मनिका और लातेहार की सीटें बची हुई हैं, तो यहाँ पर जो मुकाबला है, जो परसेंटेज अभी फिलहाल दिख रहा है, आंकड़े तो रंजन जी के पास
पास हैं। आंकड़ों के बाद आपके पास आते हैं कि इस बार हवा की जो बात है वो दिख नहीं रही। मुकाबले दिलचस्प हैं, किन मुद्दों के साथ मुकाबले इस क्षेत्र में नजर आ रहे हैं? पलामू से खास जुड़ाव भी आपका रहा है। रंजन जी, पहले समझ लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि क्या अंतर इस बार दिख रहा है। देखिए, मनिका में पिछली बार 63.24% वोट पड़े थे और इस बार वो बढ़ा है 64.15%। तो मतलब मानकर चलिए कि अभी 1.5-2% और बढ़ जाएगा तो ये 66 के आसपास तक पहुंच सकता है मनीष। तो अगर यहाँ पर अगर ये जाता है तो ये चुनाव दिलचस्प बन रहा है और इसलिए बन रहा है कि देखिए, हालांकि मनिका की बात कीजिए तो यहाँ जमुना सिंह बीजेपी के लगातार जीतते रहे हैं और उन्होंने यहाँ से 5 बार जीत हासिल की है। वो बीजेपी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनके बाद जो है आपको रामचंद्र सिंह आते हैं और उन्होंने एक अपनी पहचान यहाँ पर बनाई है। वो भी पहले आरजेडी से लड़ा करते थे, फिर अब वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज की थी, 16,240 वोटों से जीते थे। और दिलचस्प ये है कि ये चतरा सीट का हिस्सा है मनिका, लेकिन लोकसभा चुनाव में बाकी हर जगह से बीजेपी लीड करने में चतरा कंस्टिट्यूंसी में सफल रही थी। एकमात्र मनिका था जहां पर कांग्रेस को 1,500 वोटों की लीड मिली थी। तो इससे लगता है कि हाँ, रामचंद्र सिंह जो है उनका एक प्रभाव है, लेकिन उनके लिए जो तनाव है वो बढ़ा रखी है मुनेश्वर उरांव ने, जो कि वहां पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे। वो बागी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुनेश्वर उरांव कांग्रेस के टिकट पर 2014 में भी लड़ चुके हैं। उस वक्त उन्होंने लगभग 22% वोट लाए थे, तो कमजोर प्रत्याशी नहीं है। अब अगर चूंकि जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो बढ़त सिर्फ 1,500 वोटों की है। अब अगर उन्होंने जो है 10%, 12% वोट ले आए तो हरे कृष्णा सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बनाए गए हैं इस बार, वो बाजी मार सकते हैं। हालांकि पिछली बार रंजन जी, गंगेश जी के पास वक्त कम है, उनके पास चलते हैं। गंगेश जी, पलामू पर जब हम चर्चा कर रहे थे, लातेहार और मनिका की सीटें बची थी, पलामू का मिजाज क्या रहा है? पलामू से खासा जुड़ाव भी आपका रहा है। यहाँ पर हवा जैसी कोई चीज रहती है या किसी खास पार्टी को सपोर्ट करती हुई जनता नजर आती है या फिर मिक्सचर यहाँ पर नजर आएगा इस बार पिछले बार की तुलना में? मैंने कहा पलामू पे असर जो है वो सांस्कृतिक और सामाजिक असर तो बिहार का है, लेकिन राजनीतिक असर बिल्कुल अलग दिखता है। हालांकि राजद का प्रभाव है वहाँ पर और हम कह सकते हैं कि दूसरे जो बिहार के दल रहे हैं पहले वो प्रभावी रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो बीजेपी को इंट्रोड्यूस करने वाले थे इस पूरे प्रदेश में, तब एकीकृत बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड दोनों एक साथ हुआ करता था, तब इंदर सिंह नामधारी होते थे और उन्होंने घूम घूम कर एक तरह से बीजेपी को यहाँ स्थापित किया। फिर वो बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इसे सींचा वो आज तक वहाँ बाकी है। इस बार की जहाँ तक हम बात करें, वहाँ आम तौर पर छोटे छोटे मुद्दे कई बार सीटों में बदलाव ला देते हैं। मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं वहाँ पर, उनको लेकर जो नाराज़गी थी, मैंने पता कि वो नाराज़गी बहुत बड़ी नहीं थी। अगर उन्होंने उससे सॉर्ट आउट कर लिया होगा तो शायद स्थितियाँ ठीक हो गई होंगी। लेकिन जो वोट प्रतिशत बता रहे हैं अपने आप में, वो बहुत बदलाव की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन होने वाला है। हमारे साथ रोमिता हैं जो पहली बार चुनाव कवरेज से जुड़ी रही हैं और हम इनको इंट्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही भविष्य है और पत्रकारिता आगे इन्हीं के कंधों पर चलने वाली है। तो उनको एक बार हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। और यूथ का मुद्दा आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि यूथ और महिलाएं इस बार बहुत निकल कर आए। रमिता, क्या वजह है कि यूथ इस बार वोट डालने ज़्यादा निकले हैं? क्या आपको लगता है? एक्चुअली यूथ की ना इस बार बहुत समस्याएं हैं, जैसे रोजगार को लेके उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और उनकी सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। और महिलाओं की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेके इस बार कुछ ज़्यादा ही महिलाएं आगे आई हैं, क्योंकि सुरक्षा अभी जैसे देखा जा रहा है हमारे भारत में
सुरक्षा कुछ ज़्यादा ही लड़कियों को लेकर प्रोटेक्शन कम हो गई है। जैसा सरकार दावा करती है वैसा सुरक्षा मिलता नहीं है लड़कियों को। तो हो सकता है इस बार महिलाएं उसे लेकर आगे आई हैं कि उन्हें सुरक्षा मिले, उन्हें रोज़गार मिले। महिलाएं भी बहुत पिछड़ी हुई हैं रोज़गार से, तो उन्हें रोज़गार मिले। और बात करें अगर यूथ की, तो यूथ की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा और अनएम्प्लॉयमेंट। तो रोज़गार तो मिलनी ही चाहिए, रोज़गार बहुत कम हो गई है। तो इस बार शायद सरकार से उनकी यही सबसे बड़ी अपेक्षा रहेगी कि उन्हें रोज़गार मिले, अच्छे स्तर पे वो काम कर सकें और आगे तरक्की कर सकें। चलिए, आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी रोमिता। आगे उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव के कवरेज में और आगे बढ़ेंगी। फिलहाल हम आप जिस मुद्दे की बात कर रहे थे आशिया, वो ये था कि किस तरह के मुद्दे हैं। हम आपको बता दें कि उस पूरे क्षेत्र में एक बात बहुत ज़्यादा, और जो सिर्फ पलामू की बात नहीं है, कुछ और इलाकों में भी मैंने महसूस किया है, वो ये है कि जो मौजूदा सरकार है उस पर यह आरोप है कि ये अल्पसंख्यकों के साथ रही, खासकर उन मुद्दों पर जिन पर उनको नहीं होना चाहिए था, जिसमें क्राइम है और थाने में हस्तक्षेप है। तो वो एक नाराज़गी उस पूरे क्षेत्र में रही है। जो जितना दबंग नेता रहा अपने क्षेत्र का, जो मौजूदा सरकार में शामिल है, उसने उतना ज़्यादा सपोर्ट किया है या उनके सपोर्ट से अपनी राजनीति चमकाई है या हिंसा को सहारा बनाया, ये आरोप है वहाँ के लोगों का। और मेजर एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, ये मैं बार बार आपको कहूँगा कि मेजर एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों ने यहाँ दूसरी सरकारों को भी देखा है, तो उनको बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है कि रघुवर सरकार में बहुत सारी सड़कें बनी हैं, वो सब एक इम्पैक्ट रहा है। लोगों का कहना है कि सड़कें नहीं बनी, लेकिन वो मेजर इसमें इम्पैक्ट डालेगा मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन ये एक मेजर इम्पैक्ट जरूर डालता है कि इस सरकार पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने गुंडों को और ख़ासकर अपराधी तत्वों को, जो एक ख़ास वर्ग से बिलोंग करते थे, उसको सपोर्ट किया और इसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। और आप देखेंगे कि बीजेपी जो कई जगहों पर ये चाहती थी कि डिवीज़न हो इस तरह का, वो स्वतः एक मौका मिल गया। कई क्षेत्रों में भनातपुर की बात करूंगा, और मैंने वहाँ बीजेपी के नेताओं का भाषण भी सुना है। वो जानबूझकर चाह रहे थे कि इस पर हिट करें इस बात पर, और वही हुआ। ग्रामीण इलाकों में पर्टिकुलरली वहाँ पर उन अपराधियों के अपराध गिनाए गए और ये बताया गया कि किस तरह इतने अपराधों के बाद भी ये आदमी बाहर है और वो सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर नेता की वजह से बाहर है, इसलिए। और इसके बहाने उनको जो डिवीज़न, जो ध्रुवीकरण की बात हम करते हैं, ध्रुवीकरण करने का मौका मिला है। इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है, और ये वो इम्पैक्ट है जो ऊपर से नहीं दिखता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप नाराज़ होते हैं दूसरे मुद्दों पर तो आप खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब आप सांप्रदायिक रूप से कहीं आधार बनाकर ध्रुवीकृत होते हैं तो आप कुछ नहीं बोलते और चुपचाप अपना काम कर जाते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ फैक्टर बीच में काम किया है, जो कि जब मैं उस इलाके में था वो साफ साफ काम करता हुआ दिख रहा था, तो इसका रिजल्ट चौंकाने वाला हो सकता है। अदरवाइज़ कोई मेजर एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं दिखी है वहाँ। चलिए, तो पलामू पर रंजन जी आप भी चर्चा कर रहे थे, मनिका पर हमने चर्चा की है। लातेहार में भी देखिए मंत्री की प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर है। बैजनाथ राम इस बार मंत्री हैं और इस बार उम्मीदवार भी हैं, और यहाँ पर देखिए दोनों राम में से जनता किसे चुने वो वाला सवाल रहता है। जी, यहाँ तो बारी बारी आती रहती है। हाँ। अगर आप देखें तो इतिहास जो है पिछला यही कह रहा है। पिछले 20-25 साल से इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हो रहा है। और आपको बता दूं कि बैजनाथ राम पिछली बार 16,328 वोटों से जीते थे। 42% के आसपास उनको वोट आया था, और प्रकाश राम को 33% के आसपास वोट आया है। लेकिन अब बैजनाथ राम मंत्री बने हैं तो इसका अपना फायदा होता है, तो इसका अपना नुकसान भी होता है। दोनों चीज़ आपको उठानी पड़ते हैं। अब यहाँ पर लगभग 9% का जो है वो विन मार्जिन है। तो मतलब प्रकाश राम के सामने चुनौती है कि वो 5% का स्विंग अपनी तरफ लेकर आए। क्या वो ऐसा कर पाते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक पलामू में वैसा JLKM का प्रभाव दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर संतोष कुमार पासवान जो हैं वो JLKM के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वो पिछली बार लड़े थे तो वो 16,000 वोट लाने में
कामयाब हुए थे, तब वो JLKM के प्रत्याशी नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने अगर 8.9% वोट लाया था, तो क्या JLKM के नाम पर वो अपना वोट प्रतिशत बढ़ा पाएंगे? कि अगर वो अपना वोट बढ़ाते हैं तब फिर प्रकाश राम के लिए वापसी थोड़ी मुश्किल होगी और फिर बैजनाथ राम को उसका फायदा दिखेगा। हालांकि जो यहाँ पर आप जातीय समीकरण देखते हैं तो ST वोटर्स जो हैं वो 33.71% और मुस्लिम 12.1%। यानी ये दोनों मिल गए तो किसी को भी जिता सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ ST वोटर्स में भी बंटवारा है, SC वोटर्स में भी बंटवारा है। तो अब जब ये बंटवारा होता है तो इसका जो है आपको यही वजह है कि एक बार ये एक बार वो हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ का चुनाव जो है वो दिलचस्प होगा और यहाँ पर बैजनाथ राम और प्रकाश राम में से बाजी तो इन्हीं दोनों में से कोई एक मारेगा, लेकिन मेरी नजर जो है वो संतोष कुमार पासवान पर जरूर लगी हुई है। पिछली बार तीसरे नंबर पे थे भी वो संतोष कुमार पासवान। अच्छा, आप देखेंगे कि जयराम महतो की जो पार्टी है, महतो तो उन्होंने साधा ही, साथ ही साथ अपने संगठन में अल्पसंख्यक लोगों को इन्होंने बड़ी जगह दी है, उन्हें टिकट भी दिया है। तो महतो वोट अल्पसंख्यक को ये साधने की कोशिश की है। वो किसी एक फेस को लेकर फिक्स नहीं होना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनके लिए आयाम खुला हो। पहली बार वो चुनावी मैदान में है, बगोदर में कोई खास वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं। बगोदर में सलीम अंसारी को टिकट दिया है, कहीं और भी या संगठन में भी आप देखेंगे तो प्रवक्ता वो बनाते हैं अपने इन लोगों को। तो ऐसे लोग सभी का समावेश है उनके पार्टी। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है जो रंजन जी ने बताया कि वहाँ बारी बारी से आते हैं, तो हालांकि तो लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। एक साल हमने इनको मौका दिया, अगले साल किसी और को देते हैं, लेकिन वहां भी भूमिका अब जयराम की जो उम्मीदवार है उनके साथ ये निर्णायक हो जाएगी, मेरा व्यक्तिगत मानना है। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.